जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे, स्वस्थ और बेहतरीन होंगे। आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण खंड से शब्द विचार। शब्द विचार हिंदी व्याकरण का वह भाग है जिसमें शब्दों के स्वरूप, भेद, उत्पत्ति, रचना और अर्थ पर विचार किया जाता है। यह भाषा को समझने और सही ढंग से प्रयोग करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं हम लोग शब्द की परिभाषा। शब्द की परिभाषा है एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए। उदाहरण के लिए है कमल, पानी, विद्यालय आदि। शब्दों का वर्गीकरण। शब्द विचार को हम मुख्य रूप से चार भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो शब्दों का वर्गीकरण देख लेते हैं। पहला है स्रोत के आधार पे, दूसरा है रचना के आधार पे, तीसरा है अर्थ के आधार पे और चौथा है प्रयोग के आधार पे। अब आगे बढ़ते हैं। पहला देखते हैं उत्पत्ति यानी स्रोत के आधार पे। स्रोत यानी कि उत्पत्ति भी, व्युत्पत्ति भी हो सकता है। व्युत्पत्ति भी कहा जा सकता है। तो यदि आप लोगों को व्युत्पत्ति पूछा हो, उत्पत्ति पूछा हो या स्रोत पूछा हो तो वही तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ही होंगे। याद रखिएगा। परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से शब्द को पूछ लिया जाता है जिससे हम कन्फ्यूजन होने लगते हैं कि किस प्रकार को पूछा गया है। तो याद रखिएगा। तो पहला देखिए, उत्पत्ति या स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है, इस आधार पर इसको चार भागों में बांटा गया है। देखिए क्या क्या भागों में बांटा गया है। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव और तीसरा है आपका देशज और फिर चौथा है विदेशज शब्द। पहला देखते हैं तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में अपने मूल रूप में आए हैं, जैसे कि संस्कृत से मूल रूप में ही हिंदी में आ गए हैं, जैसे ये अग्नि हो गया, क्षेत्र हो गया, वायु हो गया, रात्रि हो गया। इसका मैं बहुत ही ट्रिकी माध्यम से आप लोगों को तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाने वाली हूँ। अभी शब्द विचार क्या है इसका एक परिचय रूप आप लोग देख लीजिए। मैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज किस तरह से पहचानेंगे बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेके आऊँगी। तत्सम पहचानने के लिए संस्कृत में हिंदी का मूल रूप यानी अग्नि का यदि आग हो जाए तो क्या हो जाएगा हमारा तद्भव हो जाएगा। तो जहाँ पे ये क्ष का उच्चारण यानी जो संयुक्त व्यंजन होते हैं क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये आ जाएं तो आप लोग आँख मूंद कर आप तत्सम शब्द पर ही टिक लगा लीजिएगा, क्योंकि वही तत्सम शब्द ही होंगे। अब आगे देखते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द जो शब्द संस्कृत से बदल कर हिंदी में आए, जो शब्द संस्कृत से बदल गए, जैसे कि अग्नि का आग, मैं ऊपर ही आप लोगों को बताई, अग्नि का आग, और खेत का क्षेत्र, देखिए ख का उच्चारण हो गया यहाँ पे, रात का रात्रि, यहाँ पे त्र का उच्चारण हो गया। तो आप लोगों का जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, तत्सम हो जाते हैं, और संयुक्त व्यंजन से खंडित होकर जब विकृत हो जाते हैं तो यहाँ पे जैसे अग्नि का आग, यहाँ पे क्षेत्र का खेत, रात का रात्रि, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपका तद्भव शब्द हो जाएंगे। ऐसे बहुत से उदाहरण मैं लेके आप लोगों के लिए आऊँगी। शब्द विचार के परिचय को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। एक एक टॉपिक हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। अब तीसरा है देशज, यानी कि पहला हो गया तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है हम लोग का क्या, देशज शब्द। जो शब्द भारत की विभिन्न भाषाओं या बोलियों से हिंदी में आए हैं उसे क्या कहा जाता है, देशज। जैसे कि पगड़ी हो गया, गाड़ी हो गया, थैला हो गया, लौटा हो गया, ठीक है। ये सब आपका किस में आ जाएगा, जैसे उटपटांग सा हमारी देसी भाषा में उपयोग करते हैं वो क्या हो जाएंगे, देशज शब्द कहलाएंगे। अब चौथा क्या है, देखिए विदेशज शब्द। विदेशी, जो विदेश से आया हुआ हो, चाहे वो अरब से आया हुआ हो, चाहे अंग्रेजी हो, कोई भी शब्द, ये सब किस में आ जाएंगे, विदेशी शब्द में आ जाएंगे। उदाहरण के लिए देखिए स्कूल है, अनार है, आम है, ये अरबी भाषा है, पेंसिल है, डॉक्टर है, बहुत से ऐसे, वकील है, ये सभी अंग्रेजी शब्द है। ऐसे बहुत से शब्द आएंगे, पुर्तगाली शब्द, तुर्की शब्द, ऐसे बहुत से शब्द है, तो वो सब क्या हो जाएंगे, विदेशज शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखिए रचना के आधार पर शब्द विचार को किस तरह से शब्द को बांटा गया है। रचना के आधार पर दूसरा, यानी पहले हम लोग देखे थे उत्पत्ति के आधार पे या स्रोत के आधार पे या व्युत्पत्ति के आधार पे। अब देखते हैं दूसरा रचना के आधार पे। शब्द की रचना के आधार पर इसके तीन भेद हैं। पहला है रूढ़ शब्द,
रूढ़ शब्द क्या है, देखिए, जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे उदाहरण के लिए कल, कल को यदि टुकड़ा कर दें, क धन ल कर दें तो ये निरर्थक शब्द बन जाएगा। घर, घ को यदि अलग अलग कर दें, जैसे घ है, ल है, इसको अलग अलग कर दें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, निरर्थक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। जैसे कि घर हो गया, जल हो गया, ये सभी क्या कहलाएंगे, जल। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग खंडित करते हैं तो ज ल कोई अर्थ नहीं निकलता, निरर्थक हो जाता है, तो ये आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा। परीक्षाओं में पूछा जाता है, याद रखिएगा। देखिए, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो यौगिक शब्द क्या होता है, जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से। जैसे यहाँ विद्या का अर्थ आप लोग जान रहे हैं, आलय का अर्थ भी जान रहे हैं, विद्यालय यानी जहाँ पे विद्या ग्रहण करते हैं, विद्या, और आलय यानी जहाँ पे ग्रहण करते हैं, इसका दोनों का अर्थ। देवालय, देव यानी देव जहाँ पे भगवान है, और आलय यानी उनका रहने का स्थान, जहाँ पे देव निवास करते हैं, देवालय। तो इसी तरह से दोनों का अर्थ निकल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है, दो या दो से अधिक शब्द सार्थक शब्द का मेल हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। अब योग रूढ़ शब्द देखिए, जो शब्द यौगिक तो होते हैं, माने यौगिक ही होंगे, लेकिन उनका अर्थ रूढ़ हो चुका होता है। यानी कि जैसे मैं आप लोगों को उसमें भी बताई थी, ये समास में बहुब्रीहि के बारे में, उसी तरह से योग रूढ़ है। आप लोग को बहुब्रीहि का जितने भी शब्द होते हैं वो सब आपका योग रूढ़ में आ जाते हैं, याद रखिएगा। उदाहरण के लिए पंकज, पंक धन ज, जिसका अर्थ है कीचड़ में जन्म लेने वाला, लेकिन यह सिर्फ कमल के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए, सिर्फ कमल के लिए प्रयोग किया गया है। तो आप लोग देखिए, बहुब्रीहि में भी वही होता है, यानी तीसरा पद प्रधान होता है। उसी तरह से योग रूढ़ शब्द में भी कोई तीसरा पद होता है जो प्रधान होता है, वो योग रूढ़ शब्द कहलाता है। भले ही यौगिक है, यानी दो अर्थ है इसमें। यहाँ पंक और ज दोनों का दो अर्थ है, क्योंकि पंक यानी कीचड़ होता है और ज यानी जन्मा हुआ होता है, लेकिन उसका कोई तीसरा प्रधान अर्थ हो जाता है, जो सिर्फ कमल को ही कहा जाता है, पंकज, जो कीचड़ में जन्म लेता है। तो उसी तरह से वो योग रूढ़ हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं, अर्थ के आधार पे। पहला देखे थे उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा देखे थे रचना के आधार पे या बनावट के आधार पे। अब तीसरा देखते हैं अर्थ के आधार पे। शब्द के अर्थ के अनुसार इसके कई भेद किए गए हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रिक माध्यम से ये सब को मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को। तीसरा है पर्यायवाची शब्द, चौथा है विलोम शब्द, पांचवा युग्म शब्द यानी समान उच्चारित वाले जो शब्द होते हैं, ये सभी आ जाते हैं। और भी आते हैं, बहुत अनेक हैं, इसके कोई दो या तीन या चार भेद नहीं है, बहुत से हैं। तो इसमें देखिए, एक आर्थी शब्द में क्या आ जाते हैं, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है। जैसे गंगा, पटना, यानी गंगा नदी तो गंगा है, यानी उसका कोई अर्थ ना हो, एक ही अर्थ हो, वो क्या हो जाता है, एकार्थी हो जाता है। जैसे अनेकार्थी शब्द, मैंने कनक, कनक को देखिए सोना भी कहा जाता है और धतूरा भी कहा जाता है। जैसे हार, हार यानी पराजय भी होता है, और गले में पहनने वाला माला भी होता है। तो ये अनेकार्थी शब्द हो गए। पर्यायवाची शब्द देखिए, एक ही शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं। जैसे सूर्य को हम लोग रवि भी कहते हैं, सूरज भी कहते हैं, कमल को पंकज भी कहते हैं, नीरज भी कहते हैं। इसी तरह से आप लोग और भी देख सकते हैं उदाहरण। पर्यायवाची शब्द में आप लोगों के लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगी, उसमें संपूर्ण अ से लेके हम लोग जेड तक, मैंने ख त्र स्र तक सभी शब्दों का पर्यायवाची शब्द हम लोग वहाँ पे देखेंगे। अब देखिए विलोम शब्द। विलोम शब्द विपरीत अर्थ वाले शब्द को क्या कहा जाता है, विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग देख रहे हैं दिन रात, रात दिन, या छोटा है तो बड़ा, इस तरह से सब उल्टा क्या हो जाते हैं, विलोम शब्द में आ जाते हैं। अब देखिए युग्म शब्द यानी समान उच्चारित शब्द, जो शब्द सुनने में एक जैसा लगे पर उनके अर्थ भिन्न भिन्न हों। आप लोग बहुत से ऐसे देखे होंगे। जैसे उदाहरण के लिए अनल मतलब आग है और अनिल मतलब हवा है। उसी तरह से आप लोग देखेंगे कुल, कुल और कुल, इस तरह से बहुत से वर्ड हैं जो जिसका अर्थ अलग अलग होते हैं। कुल यानी एक कुल का वंश हो जाएगा, और एक कुल का कुल जो हम लोग मैथ्स वगैरह में करते हैं, कुल इतना ही ये हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप लोग देखेंगे तो कुल और कुल में अलग अर्थ हो रहे हैं। जैसे वंश और वंश में अलग अर्थ हो जाते हैं। ऐसे बहुत से हैं जो एक ही कहने पर एक ही उच्चारित होता है, लेकिन उसमें अलग अलग अर्थ निकलते हैं, सिर्फ एक छोटी सी मात्रा के ये से। अब देखिए चौथा है प्रयोग के आधार पे।
वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों के दो भेद होते हैं। जैसे पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या है देखिए, विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और पुरुष के कारण परिवर्तन होता है, जैसे उदाहरण के लिए संज्ञा लड़का, लड़के, सर्वनाम मैं, मुझे, विशेषण अच्छा, अच्छी, क्रिया खाता है, खाती है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, विकारी शब्द कहलाएंगे। और अविकारी शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो लिंग हो, चाहे वचन हो, कारक हो, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। आप लोगों को मैं अव्ययी भाव समाज भी पढ़ाई थी और अव्यय भी बताई थी कि जो कभी व्यय नहीं होता है, जिसका कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, जैसे यथाशक्ति में बताई थी, यथा यथा कभी परिवर्तन नहीं होगा, तो उसी तरह से यहाँ पे आप लोग अविकारी शब्द में आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए क्रिया विशेषण धीरे धीरे, संबंध बोधक के साथ, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक वाह। ठीक है, तो इस तरह से आपका अविकारी शब्द में आ जाएगा। तो आज हम लोग शब्द विचार के बारे में परिचय के रूप में देख लिए हैं, हिंदी व्याकरण शब्द विचार के बारे में। अब इसका एक एक विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें प्रत्यय, उपसर्ग वगैरह भी है शब्द विचार में, हम लोग क्रम से देखते जाएंगे। ये CGTT और शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसको बिल्कुल स्किप बिना कि आप लोग अच्छे से देखिएगा। और यदि आप लोगों को इसका PDF या टेस्ट, लाइव टेस्ट चाहिए तो टेलीग्राम लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दी हूँ नीचे, आप लोग नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।